हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का वन शॉट वीडियो लेकर के आगे हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से हलवा करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो चीज़ भी हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी टेंशन इस चैप्टर को लेकर के दूर हो जाएगी। बस आप लोगों को वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है और एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहली चीज यही है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानें कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है ना, ध्यान देना, ऐसे ही एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा लिखो, तो आप लोग लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे एक चीज, कोई चीज हुई, ये किसी दूसरे चीज से मिली, ठीक है ना, यानी दो चीजें आपस में मिली तो ये कोई नए चीज को बना रही हैं। ठीक है ना, किसी दूसरे चीज को बना रही हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हुई इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे अगर केवल अकेला पदार्थ भी है ना तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, आप लोग आगे अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे कि केवल अकेला पदार्थ ही होता है, जब उसको हम ऊष्मा दे देते हैं या गर्म कर देते हैं, ठीक है ना, हीट देते हैं, इससे होता क्या है कि वही पदार्थ कई खंडों में बंट जाता है। ठीक है ना, दो तीन प्रकार के पदार्थों का वही निर्माण कर लेता है, तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है ना, तो सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से ज्यादा पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है ना, और जब ये आपस में मिलेंगे तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे और इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप लोग कुछ देखते होंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल, जैसे पहला हो गया कि दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनते हुए आप लोग डेली लाइफ में देखते ही होंगे, आपकी मम्मी जो है सुबह होते ही दूध से दही बनाती है। ठीक है ना, तो ये है क्या? ये एक रासायनिक अभिक्रिया ही है कि दूध दही में बदल रहा है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहे का तसला वगैरह, कील वगैरह जब पड़ी रहती है बाहर, सरिया वगैरह, तो आप लोग देखते हैं कि उसमें होता क्या है कि जंग लग जाता है। ठीक है ना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, अब ये क्या होता है सभी अभी इस पूरे चैप्टर के इस पूरे वीडियो में आप लोग समझेंगे। वीडियो में ध्यान से जुड़े रहें। पूरी नोट्स को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है कि किस तरीके से आपको पूरा चैप्टर हलवा होगा और किस तरीके से पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, वो सब कुछ मैंने फिट करके नोट्स बनाया है। देखो यहाँ पर दूसरी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन। अब देखो, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी अगर दैनिक जीवन में आप अगर लोहे में जंग लगा हुआ ही देखते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर जिन पदार्थों के मध्य वो अभिक्रिया होती है उनमें क्या परिवर्तन होता है, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी जिन पदार्थों के बीच रिएक्शन हो रही है उन दोनों के बीच निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे पहला क्या होता है कि जो पदार्थ रिएक्शन करते हैं, पहली चीज तो ये होती है कि उनकी अवस्था बदल जाती है। यानी कि जैसे अगर कोई ठोस है, ठीक है ना, ठोस है तो कभी कभी क्या होता है कि वो द्रव में भी चला जाता है। ठीक है ना, और कभी कभी होता क्या है कि द्रव है तो रिएक्शन के दौरान वो ठोस में भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में ये देखने को मिले, लेकिन ये परिवर्तन जरूर होते हैं। ठीक है ना, पहला क्या होता है कि जो अभिकारक होता है, यानी जो अभिक्रिया कर रहा है, ध्यान देना, जो अभिक्रिया कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक है ना, और जो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनेगा नया पदार्थ, जो बनेगा अभिक्रिया के बाद, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है ना, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है ना, एक बार आप लोग पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखो, जब जो कोई भी पदार्थ अगर रिएक्शन करेंगे
तो सबसे पहले तो उनकी अवस्था बदल जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको वहां पर क्या देखने को मिल सकता है कि उस पदार्थ का रंग भी चेंज हो जाएगा, यानी रंग में भी परिवर्तन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तीसरा क्या होगा कि गैस का निकास भी वहां पर होगा, यानी आप रिएक्शन को होते हुए देखेंगे तो ये होगा कि थोड़ा बहुत उसमें से गैस भी निकल सकती है, यानी गैस अगर निकल रही है तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। चौथा क्या होगा कि टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी जैसे कोई पदार्थ है पहले ठंडा था, रिएक्शन के दौरान वह गर्म भी हो सकता है, या फिर गर्म था रिएक्शन के दौरान वह ठंड भी हो सकता है, यानी उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इन तीन चार प्रकार के परिवर्तन को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हो कि किसी भी जगह पर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन के दौरान यही परिवर्तन होते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उन्हीं पदार्थों के बीच ये चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पर अब इसका इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के बारे में डिटेल से समझेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा एक एक टॉपिक समझ में आएगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेंगे, एग्जाम में आ जाए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने वाले पदार्थों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बस आपको सिंपल सा लिखना है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में समझो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं यानी अभिकारकों, ठीक है ना। भाग लेने वाले मतलब जो अभिक्रिया कर रहे हैं यानी अभिकारकों, तथा निर्मित होने वाले पदार्थों यानी उत्पादों, ठीक है ना, निर्मित होने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को उनके प्रतीकों, यानी जिस प्रतीक से उनको दर्शाया जाए, जैसे आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक तत्व का कोई ना कोई प्रतीक होता है, जैसे Mg से यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का प्रतीक है, ठीक है ना। ऐसे ही हर चीज का एक ना एक प्रतीक होता है, वो ऑक्सीजन का प्रतीक है, कार्बन का C प्रतीक है, यानी प्रत्येक का एक अलग अलग अपना प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो यही कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं यानी जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बन रहे हैं, और अगर हम उनको उनके प्रतीकों के रूप में, सूत्रों के रूप में, इत्यादि के रूप में अगर लिख दें, ठीक है ना, तो इससे जो बनेगा उसी को हम एक रासायनिक समीकरण कहेंगे। कैसे कहेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा निर्मित होने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों, सूत्रों आदि के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखो तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने अभिक्रिया किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या बनाया, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO बना लिया। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको हिंदी में लिखे हुए हैं तो ये क्या है, अभी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। और यहीं पर हमने किया क्या कि यह मैग्नीशियम की जगह पर Mg लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पर हमने O2 लिख दिया, और जो तीर है तीर को तीर ही रहने दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर हमने MgO लिख दिया। तो ये क्या बन गया, एक रासायनिक समीकरण बन गया। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों दोनों को जब हमने उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिख दिया, मैग्नीशियम को हमने प्रतीक के रूप में लिखा, ऑक्सीजन को उसके सूत्र के रूप में लिखा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी उसके सूत्र के रूप में लिखा, तो ये जो चीज नई बन के आ चुकी है Mg+O2 एरो 2MgO, ये एक रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। यहाँ पर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो है ये क्या है, अभिकारक है, यानी कि ये अभिकारक है जो अभिक्रिया कर रहे हैं, और RHS यानी जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, इनको हम उत्पाद कहते हैं। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। अब यहाँ पर देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक अंक का ये आपके एग्जाम में आता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जा करके देख लेना। लेकिन पहले आप लोग वन शॉट को कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसको देखिएगा, ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हमने उसको संतुलित कर लिया
तो उसको संतुलित करने से क्या महत्व हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, आप लोग इस समीकरण को देख रहे हो, इस समीकरण को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो Mg के इधर कितने परमाणु हैं, 1 है, ठीक है, और O2 के इधर कितने परमाणु हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, O2 कितने हैं, 2 हैं, और RHS में आप लोग देखो तो Mg के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, ठीक है, और O के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, जबकि ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। Mg इधर 2 है तो Mg इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है, क्योंकि 2 अगर यहाँ पर लगा है, ध्यान देना, 2 अगर आगे लगा हुआ है तो ये सब के लिए है, ध्यान देना, अगर 2 आगे लगा हुआ है तो ये सब के लिए है, यानी Mg के लिए भी है और O के लिए भी है। और अगर यहाँ पर ना लग के 2 यहाँ पर कहीं लगा हुआ होता या तो O के बाद 2 लगा हुआ होता तो ये 2 जो है Mg के लिए मान्य नहीं रहता, ठीक है ना, ये केवल O के लिए मान्य रहता। लेकिन अगर ये आगे लगा हुआ है तो ये फिर पूरे सूत्र में काम करेगा, यानी O की वैल्यू भी 2 है और Mg की वैल्यू भी 2 है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो RHS में Mg 2 है लेकिन LHS में कितना है, 1 है, तो यहीं से ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने का मतलब ये है कि LHS और RHS दोनों में जब आप परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो सेम रहेगा, यानी Mg इधर 2 है तो Mg इधर भी 2 रहेगा, यानी इसके आगे अगर हम 2 लगा दें, Mg के आगे अगर 2 लगा दें तो ये पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Mg इधर भी 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ऐसे संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, ये चीज यहाँ पर देखो, ये एग्जाम में 2 अंक का आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित महत्व हैं, यानी क्या क्या बेनिफिट हैं, आप लोग यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, जैसे मैंने लिखा है। देखो पहला कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा क्या है कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि अभिकारक जो हैं या फिर कह लो उत्पाद, यानी जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनका कुल द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे तो अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों तरफ का द्रव्यमान जो है किसी भी संतुलित समीकरण में बराबर होता है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। तीसरा आप लोग लिखेंगे कि अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये चीज वही चीज है जो अभी दूसरे में बताया हूं कि अभिक्रिया के पहले पक्ष में या फिर दूसरे पक्ष में अगर आप तत्वों के परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो समान रहेगी, ठीक है, किसी भी संतुलित समीकरण में। चौथा लाभ क्या है कि अभिक्रिया को समझना आसान हो जाता है। अगर किसी भी अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेते हैं तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और वो हमारे समझ में भी जल्दी आती है। पांचवा लिखेंगे कि अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का ज्ञान हो जाता है। ध्यान देना, किसी भी रासायनिक समीकरण में किया क्या जाता है कि कोई भी पदार्थ अगर है तो उसके आगे उसकी स्थिति को कोष्ठक में दर्शा देते हैं। जैसे Mg के आगे कोष्ठक में हमने S लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है वो ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, ठीक है। और यहीं पर अगर हमने वाटर के आगे अगर यल लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो पानी है वो लिक्विड अवस्था में है, यानी द्रवित अवस्था में है, ठीक है। तो ऐसे ही होता क्या है कि जब संतुलित समीकरण में उनकी अवस्था के बारे में लिख दिया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था कैसी है, यानी वो ठोस है कि द्रव है या फिर गैस है। ये चीज हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण के टोटल 5 बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एग्जाम में अक्सर आता है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये आपके कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि दीर्घ उत्तरीय में इकट्ठा पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, इसमें आप लोग स्टार लगा लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करो, यह कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रत्येक प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा और 7 अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन लिखना कैसे है, एक एक प्रकार को समझिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की। पहले में आप लोग लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया,
ठीक है। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां पर संयोग होगा, योग होगा, संकलन होगा यानी जोड़ होगा, जहां पर जोड़ होगा यानी संयोजन होगा, वही संयोजन अभिक्रिया होगी। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान देना, संयोजन अभिक्रिया में कम से कम दो अभिकारक चाहिए, ठीक है ना, यानी जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो कम से कम दो होंगे, क्योंकि एक पदार्थ नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें होगा क्या कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दो अभिकारक मिलेंगे तो बनेगा कितना, एक उत्पाद बनेगा। संयोजन अभिक्रिया में ये नियम होता है, ठीक है ना, कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, अभिकारक आप लोग जानते हैं जो क्रिया करते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी केवल एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसका प्रकार देख लीजिए, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग पहला देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में है। आप लोग यहाँ पर देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड के आगे कोष्ठक में यस लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि ये सॉलिड अवस्था में है, यानी ठोस की अवस्था में है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई गई, ठीक है ना, H2O के साथ कराई गई, और यहाँ पर H2O के आगे कोष्ठक में क्या लिख दिया गया, L लिख दिया गया, यानी कि ये लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ रिएक्शन कराई गई तो हमें मिला क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और इसके आगे AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। AQ का मतलब क्या है कि जल में घुला हुआ, ठीक है ना, यानी जलीय विलयन। साथ में क्या निकली, ऊष्मा निकली। तो ये इसका एक संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि एक उत्पादक, एक अभिकारक तो ये हुआ, दूसरा अभिकारक ये हुआ, ठीक है। दोनों जब मिले आपस में तो एक उत्पाद बना, ठीक है, एकल उत्पाद बना, साथ में ऊष्मा निकली, ठीक है। तो ये जो है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा जनरेट हो रही है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका, कार्बन जो कि ठोस अवस्था में है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस की अवस्था में है, दोनों की जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि एक गैस बनी, ठीक है। आप लोग देख सकते हो जी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दो पदार्थ मिले, ठीक है, दो अभिकारक मिले, लेकिन उत्पाद कितना बना, एक बना। इस वजह से ये भी क्या हो गया, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया हो गया। तीसरा देखो कि आप लोग यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 2H2 यानी इसको संतुलित करके लिखा गया है। हाइड्रोजन जो है ये गैस की अवस्था में है, इसके आगे जी लिखा हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, जल बना, ठीक है, 2H2O यानी जल बना, और ये लिक्विड की अवस्था में बना। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना, और इस वजह से यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, यानी जहां पर दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाएंगे वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी समझना। वियोजन अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे, या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ जो है, यानी अकेला पदार्थ, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि अकेला पदार्थ जो है, एक पदार्थ जो है कई टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है, कई टुकड़ों में। अभी तक क्या हुआ था संयोजन में कि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे थे, लेकिन वियोजन में क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, यानी एक पदार्थ टूट करके दो से अधिक पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, यानी छोटे छोटे पदार्थ बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे में आप लोग देखोगे यहाँ पर तो फेरस सल्फेट, ठीक है, या फिर ESO4, इसको हमने क्या किया कि ऊष्मा दिया, ठीक है। फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने ऊष्मा दिया तो ये हुआ क्या कि Fe2O3 में टूट गया, ठीक है, Fe2O3 में टूट गया, और SO2 में टूट गया, और SO3 में टूट गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखे, क्या देखे भाई कि एक पदार्थ जो है टूटा, ठीक है, एक पदार्थ टूटा ऊष्मा के द्वारा गर्म करने पर, ठीक है। एक पदार्थ टूटा कितने भागों में, तीन भागों में, यानी कि एक पदार्थ टूट करके कई उत्पादों का निर्माण कर रहा है, इस वजह से ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके अधिक से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है।
संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। दूसरा देखो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ठीक है, खड़िया जिसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्मी दी गई, डेल्टा का मतलब क्या है, ऊष्मा देना, ठीक है, गर्म करना। तो जैसे ही डेल्टा इसको दिया गया, गर्मी दी गई, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो यहाँ पर भी आप लोग देखें कि एकल पदार्थ जो है वियोजित तो होकर के दो पदार्थों का निर्माण किया, तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो भाई तीसरा, तीसरा क्या है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट। देखो ये रिएक्शंस खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछी जाती हैं। कैसे पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ठीक है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, क्या होता है जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ये रिएक्शन खास करके ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। लेड नाइट्रेट को, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जैसे ही ऊष्मा दी गई, ये किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में, PbO में, और NO2 में टूट गया, ठीक है, और O2 में टूट गया। यानी कि एक पदार्थ टूट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड में बट गया, यानी तीन पदार्थों का निर्माण किया। तो यहाँ पर भी वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, यानी कि एक पदार्थ टूट करके कई भागों में टूट रहा है। ये वियोजन अभिक्रिया के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है कई प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं, 5 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए हैं। देखो वियोजन अभिक्रिया जो है खास करके जब ऊष्मा के द्वारा होती है, यानी कि जब वियोजन जो है किसी भी पदार्थ का वियोजन अगर ऊष्मा के द्वारा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। और जब वही पदार्थ का अगर किसी पदार्थ का वियोजन प्रकाश के द्वारा होगा तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। इसलिए जो है वियोजन अभिक्रिया खासकर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल प्रकाशीय वियोजन के हैं, यानी कि यहाँ पर प्रकाश द्वारा वियोजन होगा। जैसे देखो कि AgCl है, ठीक है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। AgCl को जैसे ही सूर्य का प्रकाश दिया गया, यानी जैसे ही देखिए AgCl अभी ठोस की अवस्था में था, जैसे ही इसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि Ag अलग हो गया, ठीक है, Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, यानी कि एक पदार्थ टूट के कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया हो गई, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये प्रकाशीय वियोजन है, क्योंकि इसको ऊष्मा देने पर नहीं, ना तो गर्मी देने पर, ठीक है। ये कब हुई, ये हुई है सूर्य के प्रकाश में, इस वजह से इसको हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। दूसरा देखो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड ठोस की अवस्था में था, जैसे ही इसको हमने सूर्य का प्रकाश दिया तो ये हुआ क्या कि सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, ठीक है, ब्रोमाइड जो है गैस की अवस्था में चला गया। तो इस प्रकार यहाँ पर भी क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश में वियोजन हुआ, इस वजह से ये क्या हो गया, प्रकाशीय वियोजन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना, दोनों पर स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या होगा जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, या फिर क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना, मैं अभी आपको अच्छे से पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी के अभी आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। देखो यह दोनों अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण संपन्न हुई है, इसलिए इसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगर आपसे पूछा जाए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बस इसी को लिख देंगे, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन किया जाता है, यही होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, खासकर यहीं से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, समीकरण सही समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो भाई तीसरा प्रकार आ चुका है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक तो पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हुई वियोजन अभिक्रिया, तीसरी आ चुकी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है, शब्द से ही समझिए। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकालने वाली, ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकालने वाली, और ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा खींचने वाली, यानी ऊष्मा को शोषित करने वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा भी जनरेट होगी, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, खासकर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों। जैसे पहला आप लोग यहाँ पर देखो
तो CH4 है यानी मेथेन है, ठीक है। और जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस जल बना प्लस साथ में क्या निकला, ऊर्जा निकला यानी ऊष्मा निकला, ठीक है। ऊर्जा निकलने का मतलब ये कि ऊष्मा निकली, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा निकली। तो ये जो है इसमें ऊष्मा आपको निकल रहा है। ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखेंगे, ऊष्माक्षेपी देखेंगे तो दाएं साइड आपको प्लस में ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। यहीं पर अगर ऊष्मा शोषी होता तो प्लस की जगह पर माइनस में आता, ध्यान देना, ठीक है। अगर यहीं पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाए तो समझ लेना कि वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी नहीं है। ऊष्माक्षेपी में पॉजिटिव का चिन्ह होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा शोषी में ऊर्जा खींचा जाता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह नहीं रहेगा, निगेटिव का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग रिएक्शन देख सकते हो। दूसरा देख सकते हो C6H12O6 यानी ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो कि जलीय विलयन की अवस्था में होता है, ठीक है ना, हल्का नम होता है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि जलीय विलयन में, ठीक है, प्लस आपको जल मिला लिक्विड अवस्था में, ठीक है, प्लस ऊर्जा जनरेट हुई। तो ये भी क्या हुआ कि एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम में आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके काम में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई तीसरा, शाक सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कंपोस्ट खाद के रूप में जब शाक सब्जियां जो है बट जाती हैं तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इससे भी ऊष्मा निकलती है। उसके बाद चौथी नंबर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखो, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा खास है भाई, इतने सुंदर हैंड रिटन नोट्स में आपको कोई समझाने वाला नहीं है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि हमको अपनी मेहनत का परिणाम मिले, ठीक है। और आप सभी के लिए हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपको बताया कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में राइट साइड क्या रहेगा, माइनस में ऊष्मा रहेगी, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा खींची जाती है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा को खींचा जाता है, अवशोषित किया जाता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर भाई देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जा रहा है, तो ऊष्मा दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि उसके द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहीं पर ऊष्मा नहीं देंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये ऊष्मा देने पर रिएक्शन हो रही है, यानी कि इस पदार्थ को ऊष्मा की जरूरत है, तभी तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। या तो इस ऊष्मा को यहाँ पे लिख दें या फिर यहाँ पे माइनस में करके ऊष्मा लिख दें, ठीक है, माइनस में करके यहाँ पर ऊष्मा लिख दें, तो ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जब ऊष्मा देने पर वियोजन होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद देखो विस्थापन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, ध्यान देना, ज़्यादा क्रियाशील यानी जो ज़्यादा बलवान है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उत्पाद बनाता है। यानी कि जहाँ पर दबंग व्यक्ति जो है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दबंग व्यक्ति जो है कम क्रियाशील व्यक्ति को, यानी कि गरीब आदमी को दबा करके विस्थापित करके, मतलब दबा करके उत्पाद बना लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही समझो कि जहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कम शक्तिशाली व्यक्ति को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ध्यान से तो Fe और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई गई तो Fe गया, ठीक है, और Cu को हटा दिया इसकी जगह से, Fe गया और Cu को इसकी जगह से हटा दिया यानी इसकी जगह स्वयं ले लिया, तो FeSO4 बना लिया और Cu को अकेला कर दिया, ठीक है। यानी कि Fe जो है Cu से ज़्यादा क्रियाशील है और Cu जो है Fe से कम है, इस वजह से Fe गया, Cu को भगा दिया वहाँ से कि चलो हटो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हटो, चल भाग यहाँ से, हटा करके स्वयं उसकी जगह ले लिया और बन गई विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा में देखो जिंक है, जिंक और साथ में क्या है, कॉपर सल्फेट। अब जिंक गया, ये भी कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर को बोला चल भाग यहाँ से, ठीक है, तो जिंक सल्फेट ने अपना जुगाड़ बना लिया और कॉपर को अलग छोड़ दिया, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देखो लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ हुई, तो लेड गया और कॉपर क्लोराइड को
क्या करा कर दिया, चलो हटो यहाँ से, ठीक है, और क्या बना लिया, PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। तो ऐसे जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को दबा रहा है, ठीक है, और स्वयं उसकी जगह पर विस्थापित तो हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद देखो भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि जहाँ पर दो बार विस्थापन हो, ठीक है, यानी दो बार विस्थापन हो, विस्थापन अभिक्रिया के दोगुना किया जाए, दो बार किया जाए विस्थापन, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। जैसे देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, धन आयन ऋण आयन, ठीक है ना। तो उन्हीं धन आयनों एवं ऋण आयनों का जब आदान प्रदान होता है अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आपस में इधर उधर बंटवारा किया जाता है, उन्हीं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखोगे, परिभाषा बस इतना आपको लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ध्यान देना, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उत्पादों के बीच नहीं, ठीक है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 की क्रिया BaCl2 के साथ जैसे ही कराई गई, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या बना, BaSO4 प्लस 2NaCl बना, ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl बना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि Na2 गया Cl2 के साथ जुड़ गया और क्या बना लिया, 2NaCl, और Ba गया SO4 के साथ जुड़ गया तो क्या बना लिया, BaSO4 हुआ। यानी यहाँ पर दो बार विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इस वजह से ये क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि N2 गया, ये Cl2 के साथ जुड़ गया, ठीक है, दोनों का दो आगे लगा दिया गया तो 2NaCl बन गया, और Ba गया SO4 को जोड़ लिया अपने साथ तो BaSO4 बन गया। टोटल दो बार विस्थापन हुआ, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस अभिक्रिया में Ba2 प्लस तथा SO4 2- आयनों के आदान प्रदान से BaSO4 का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आयन दर्शाए नहीं गए हैं, इस वजह से आपको थोड़ा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। आप बस ये देखिए कि यहाँ पर दो बार विस्थापन हुआ इस रिएक्शन में, ठीक है। क्यों रिएक्शन में, क्योंकि Na2 गया इसके साथ जुड़ गया और Ba गया इसके साथ जुड़ गया, इस वजह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, पूरा देख लीजिए, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, अपचयन अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं अनऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान देना, अपचयन को ही हम बोलते हैं अनऑक्सीकरण। और यहीं पर अगर उपचयन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, उपचयन की, तो इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यानी अपचयन को अनॉक्सीकरण और उपचयन को ऑक्सीकरण। तो इसकी परिभाषा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी केमिकल रिएक्शन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी, जब ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा हो, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान देना, अपचयन उपचयन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को डाउट रहता है। अगर अपचयन की बात करें, अपचयन की, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा। ध्यान देना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन का योग होगा, तभी वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगी यानी अनऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर देखो कि इसमें अब अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो कि CuO है, CuO की क्रिया जब H2 के साथ कराई गई और ताप दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि Cu का O जो है, आप लोग यहाँ देखो कि Cu के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, O जुड़ा हुआ था, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपने क्या देखा कि Cu अकेला हो गया, यानी Cu के पास अब O नहीं रह गया, यानी O का यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो गया, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई। इस वजह से यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ये उपचयन, ठीक है, आप अपचयन के उल्टा ले लो, ठीक है ना। अपचयन में क्या होता है, ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी। सिंपल सा उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, Cu प्लस O2 दोनों की रिएक्शन हुई और ताप दिया गया तो क्या बना, CuO बना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो कि Cu पहले अकेला था, जब अभिक्रिया हुई
तो उसके बाद Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग हो गया। इस वजह से यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो गई। इतनी सी बात है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कई कंजूस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर आधा घंटा हो गया और बराबर मुझे चिल्लाते हुए आप सभी को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो ये भी 2 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2 से 3 अंक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित होता है। अब एक पदार्थ उपचयित होने का मतलब ये है कि उस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। यानी जो पदार्थ उपचयित होता है, इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, इसका मतलब ये है कि दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है, दूसरा पदार्थ अपचयित होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो तो CuO की जब H2 के साथ क्रिया कराई गई तो Cu का O जो था वो हट गया और Cu अकेला हो गया। यानी Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। Cu के साथ क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, ये सिंपल सी बात ये हुई कि CuO जो है अपचयित तो हुआ और अकेला बच गया। ठीक है, अपचयन हो गया। यहीं पर H2 को देखो, H2 को देखो उपचयित किया गया। ठीक है, H2 को जब उपचयित किया गया यानी H2 अकेला था और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था तो कॉपर को अकेला कर दिया और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी H2 में ऑक्सीजन का योग हुआ। इस वजह से यहाँ पर उपचयन हो गया। ठीक है, बस सिंपल सी बात ये है। उसके बाद देखो, उपचयन तथा अपचयन के कुछ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है। आप लोग खासकर ये रिएक्शंस और इनके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखो। ठीक है ना, संक्षारण क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो, संक्षारण ये भी उपचयन अपचयन पर ही बेस्ड है। ठीक है ना, उपचयन अपचयन पर ही बेस्ड है। तो लिखेंगे कि जब कोई, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल किसके संपर्क में आ रही है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है? ये संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो चांदी के ऊपर काली परत जम जाए, इसका मतलब ये है कि चांदी जो है वो संक्षारित हो चुकी है। चांदी के ऊपर काली परत जम चुकी है, इसका मतलब चांदी संक्षारित हो चुकी है। दूसरा देखो कि लोहे में जंग लगना, यानी लोहे में जंग लग गया, इसका मतलब लोहे को भी मूर्छा खा लिया और लोहे में भी संक्षारण लग गया। ठीक है, तीसरा देखो, तांबे में हरी परत का जमना, यानी जब तांबा बहुत दिनों तक खुले वातावरण में वैसे ही पड़ा रहता है तो उसमें भी हरी परत जम जाती है, इसको भी संक्षारण का ही प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो भी एक प्रकार का जंग ही है। अब देखो, विकृत गंधिता, इससे भी 2 अंक का क्वेश्चन बनता है कि विकृत गंधिता क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखो। तो लिखेंगे कि वसायुक्त एवं तैलीय यानी तेल युक्त, ठीक है, वसा युक्त और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक रखे रह जाने के कारण, ठीक है, यानी कि जो तेल से बने हुए पदार्थ हैं और जो वसा से युक्त पदार्थ हैं वो जब ज़्यादा दिनों तक रखे रह जाते हैं ना तो उनका स्वाद या गंध क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है ना, यानी स्वाद या गंध बदल जाती है और इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं क्योंकि उनकी गंध जो है वो विकृत हो जाती है, यानी उनकी गंध जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, इससे बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त पैकेट में भरा जाता है। यानी कि पूछा जाए कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम नाइट्रोजन भर करके पैकेट में भरते हैं जिससे वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और उनका उपचयन अपचयन नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना। नोट्स राइटर का नाम आप लोग देख सकते हो जो कि मैं ही हूँ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 1 शॉट को लेकर।